तो इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे यूपीएस के बारे में, यूपीएस पावर सप्लाई के बारे में। पिछली वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था इन्वर्टर के बारे में, देखा था कि इन्वर्टर कैसे काम करता है और कितने टाइप का होता है। तो इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आपने इन्वर्टर वाली वीडियो को समझा हो, क्योंकि आपको आज चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम DFCCIL के लिए पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आना है, तो पहली प्लेलिस्ट आप सभी को मिल जाएगी DFCCIL इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसमें जितनी भी वीडियो मैं कवर करूँगा तो आप यहाँ पर इसको विजिट करके उनको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने बोला कि भैया डेली वीडियो बनाया करो, डेली वीडियो क्यों नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर मेरी मजबूरी होती है कि आप देखिए हमारी वीडियो इसीलिए देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होती है। जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो बहुत ही सिंपल से सिंपल तरीके से करता हूँ। काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैं बहुत ही सिंपल बना के आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे लिए जो पढ़ाता हूँ, जैसे जो PPT आप देखते हैं, तो वो PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि देखना पड़ता है कि कैसे क्या चीज़ें हम उसको सिंपल कर सके। क्योंकि इस टाइम जो है कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े, मतलब वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बना रहे हैं, तो इस वजह से जो है डेली वीडियो नहीं आ पाती है। क्योंकि मेरे पास अब कोई टीम नहीं है कि जो कि एक भैया कोई 2-4 बंदे रिसर्च करेंगे, 2-4 बंदे PPT बनाएंगे। तो मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो मैं अकेला ही हूँ। तो जो कुछ भी मैं करता हूँ तो मैं खुद ही यहाँ पर करता हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस का भी काम देखना होता है, घर का भी काम देखना होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद भी फिर जो है मैं टाइम निकाल के PPT बनाता हूँ आप सभी के लिए और यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियरली आप सभी को बता देना चाहता हूँ। एक और भैया साहब जिन्होंने कमेंट किया था चैनल पर कि जो है आपकी वीडियो से पढ़ने का क्या फ़ायदा, अलग से हम कोई कोर्स खरीद नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं कहा है कि भैया आप कहीं से कोर्स खरीदो या फिर नहीं खरीदो, कभी भी मैंने किसी को रोका नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ क्लियरली मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा, अगर आप केवल वीडियो पर ही डिपेंड हो तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हो दोस्त। आप सभी को खुद से पढ़ाई करते रहना चाहिए। वीडियो तो समझ लीजिए एक रिवीजन पर्पस के लिए, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ उनका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनको बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट उनका थोड़ा डिटेल से क्लियर हो जाएगा, जिससे कि उनको पढ़ने में आसानी मिले। लेकिन आप सभी को एक गलती कर रहे हो, अगर आप केवल वीडियो पर ही डिपेंड हो। आप सभी को खुद से तैयारी करते रहना चाहिए। अब तैयारी करते रहने का मतलब है कि आप इंटरनेट से काफ़ी सारे जो है और भी थ्योरी के रिलेटेड, कॉन्सेप्ट के रिलेटेड डाउनलोड कर सकते हैं PDF वगैरह, या फिर आप यूट्यूब पर ही अगर कोई अवेलेबल हो तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या फिर ITI की जो बुक्स होती है थ्योरी की जो कि आपके पास हो, हालांकि जनरली डिप्लोमा लेवल तक का यहाँ पर पूछा जाता है, तो वो आप जो है वहाँ पर पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो पर ही डिपेंड है, वीडियो आएगी तो ही हम पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ना ही नहीं है। तो ये गलती कर रहे हो दोस्त, आप अपने साथ नुकसान कर रहे हो, आप लापरवाही कर रहे हो। आपको जरूरत है वीडियो के साथ साथ खुद से पढ़ने की। अगर आप वीडियो देख ले तो वीडियो तो जनरली आधा घंटा की होती है जनरली, लेकिन आपको घर पर पढ़ने की जरूरत है कम से कम तो 7-8 घंटा इस टाइम। तो अभी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, तो आप पढ़ाई में कोई भी लापरवाही मत कीजिए, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। बाकी वीडियो तो मैं आपको देते रहता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूपीएस पावर सप्लाई होती क्या है। तो देखिए यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मीन्स ऐसी पावर सप्लाई जो कि इंटरप्ट फ्री होती है, मतलब जिसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं होता है। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा, मतलब कि कोई परेशानी या फिर कोई डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर जनरली होता क्या है, देखिए हम सभी जानते हैं कि हम अपने घरों में इन्वर्टर को यूज करते हैं। इन्वर्टर का काम क्या होता है, जब हमारी मेन लाइन चली जाती है उस टाइम पर इन्वर्टर क्या करता है, जो बैटरी चार्ज हुई है उस बैटरी से पावर सप्लाई लेता है और फिर हमारे घरों में पावर सप्लाई को AC में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करता है। तो सेम काम दोस्तों यूपीएस का होता है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस होता है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल और 3 फेज AC यूनिट, मतलब कि यूपीएस जनरली सिंगल फेज और 3 फेज दोनों पर ही काम कर सकते हैं। सिंगल फेज का मतलब ऐसा कि इनपुट में जो सिंगल फेज AC को लेता है और आउटपुट में भी वो सिंगल फेज AC ही देता है, तो वो सिंगल फेज यूपीएस होता है। और 3 फेज में 3 फेज AC को इनपुट में लेता है और उसको जो है आगे प्रोसेस करके जो है हमें 3 फेज आउटपुट में देता है। तो यहाँ पर 3 फेज जो है यूपीएस भी होते हैं जनरली। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, यानी यूपीएस इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअल पावर सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड बैकअप इलेक्ट्रिक पावर टू एन लोड व्हेन द इनपुट पावर सोर्स और मेन पावर फेल्स। अब देखिए ये कंप्लीटली सेम है इन्वर्टर के जैसे। तो अब हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, जब हमारे पास इन्वर्टर था वो भी सेम काम कर रहा था, वो भी लाइट जाने पर हमें अपनी बैटरियों से पावर सप्लाई दे रहा था। तो अब हमें इस पावर सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ी वो हम समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीड ऑफ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी नीड ऑफ यूपीएस। तो देखिए ये हमारे इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम है, जिसके बारे में कि हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट डिटेल से पढ़ा था। जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चेंज ओवर रिले होती है, कन्वर्टर होता है, बैटरी होती है, इन्वर्टर होता है। यहाँ पर होता क्या है, जब हमारी AC पावर सप्लाई आती है
तो ये डायरेक्टली चेंज ओवर रिले को जाती है। इसके पहले एक और सेंसिंग डिवाइस लगा होता है जो कि इस एसी पावर सप्लाई को सेंस करता है कि वो एसी सप्लाई आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो चेंज ओवर रिले जनरली क्या करता है, अगर वो पावर सप्लाई आती है तो उसको आगे हमारे घरों में मतलब कि लोड को प्रोवाइड कर देता है। इन केस पावर सप्लाई फेल हो गई तो यहाँ पर एक सेंसिंग सर्किट लगा होता है, वो सेंस करके बताता है चेंज ओवर रिले को कि पावर सप्लाई नहीं आ रही है। तो उस टाइम ये चेंज ओवर रिले स्विच करती है पावर सप्लाई को किस पर, इन्वर्टर के आउटपुट पर। और इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी से इनपुट लेगा डीसी को और उसको कंट्रोल डीसी में कन्वर्ट करेगा और फिर ये चेंज ओवर रिले को जाएगी और फिर फाइनली हमारे घरों में जाएगी। अब देखिए इन्वर्टर और यूपीएस में यहीं पर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब देखिए जब इन्वर्टर मेन लाइन जली जाने पर स्विच करता है इन्वर्टर पर यानी बैटरी के आउटपुट पर, तो उस टाइम जो डिले होता है इन्वर्टर में वो जनरली 500 मिली सेकेंड होता है। 500 से 800 या 900 मिली सेकेंड तक जनरली होता है। हम सभी ने देखा होगा जो घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं हमारे, जब हमारी मेन लाइन चली जाती है तो उसके कुछ समय बाद इन्वर्टर ऑन होते हैं, मतलब कि कुछ टाइम बाद पावर सप्लाई हमें देखने को मिलती है, तुरंत ही पावर सप्लाई देखने को नहीं मिलती है। तो जो टाइम होता है वो होता है जनरली 500 मिली सेकेंड से 800 या 900 मिली सेकेंड। अब हम बात करें यूपीएस की, तो देखिए यूपीएस में केवल और केवल यही टाइम बहुत ही कम होता है, जनरली 3 से 4 मिली सेकेंड या फिर 5 मिली सेकेंड। तो इतना कम टाइम होता है यूपीएस में स्विच करने का मेन पावर सप्लाई से इन्वर्टर पर। यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं यूपीएस में, हम स्टैटिक स्विच वगैरह यूज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है कि यूपीएस में और एक इन्वर्टर में। अब अगर आपने इन्वर्टर को डिटेल से पढ़ा है तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तभी आपको यूपीएस समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसी के आगे आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों जनरली यूपीएस में होता क्या है, ये हमारे क्रिटिकल लोड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है पावर सप्लाई फेल होने पर। अब क्रिटिकल लोड फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जहाँ पर मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, जो कि आप यूज करते हैं। मान लीजिए आप उसमें एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ काम कर रहे हैं, तो उस टाइम मान लीजिए आप कुछ भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनकेस मान लीजिए आपने वहाँ पर यूपीएस यूज नहीं किया है, तो आपने डायरेक्टली जो है मेन पावर सप्लाई से उसको कनेक्ट कर रखा है, तो मान लीजिए आप वहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं। इन केस मान लीजिए पावर सप्लाई चली जाती है तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली बंद हो जाएगा, और जैसे ही बंद हो जाएगा आप उसको दोबारा ऑन करेंगे पावर सप्लाई आने पर, तो वो वहाँ पर हो सकता हो ऑन ही ना हो, क्योंकि विंडोज़ कंप्यूटर में जनरली ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अचानक से बंद करने पर वो दोबारा ऑन ही नहीं होते, वहाँ पर कुछ ना कुछ इशू देखने को मिलता है। या फिर मान लीजिए जब आपने ऑन किया तो काफ़ी टाइम बाद जब ऑन हो जाए वो, इसके बाद जिस चीज़ पर आप काम करें तो वो चीज़ आपको वापस देखने को ही ना मिले। तो इसलिए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक यूपीएस को, आप सभी ने देखा होगा। साथ ही साथ यूपीएस को यूज किया जाता है, यूपीएस यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई को, जो कि डिपेंड करता है कि हमें कितने घंटे तक जो है पावर सप्लाई चाहिए, तो उस हिसाब से यूपीएस बड़े और छोटे आते हैं। तो यूपीएस करता क्या है, मान लीजिए जैसी पावर सप्लाई फेल हुई तो कुछ टाइम के लिए तुरंत ही मतलब बहुत ही फास्ट वो स्विच करता है बैटरी के आउटपुट पर, और फिर हमें जो है इनपुट में जो है वहाँ से एसी पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है कंप्यूटर के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों यूपीएस पावर सप्लाई काम करती है। अब देखिए यहाँ पर क्रिटिकल लोड का मतलब क्या है, ठीक है, क्रिटिकल लोड का मतलब क्या होता है। तो क्रिटिकल लोड का मतलब जनरली दोस्तों होता है कुछ ऐसे डिवाइसेस जो है जिनमें कि स्विचिंग हमें फास्ट चाहिए, मतलब कि मेन लाइन से बैटरी पर जो हम स्विचिंग करते हैं तो वो हमें बहुत ही फास्ट चाहिए। तो अब जैसे क्रिटिकल डिवाइस एक तो मैंने आपको बता ही दिया, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो हो गए हों। इसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल वगैरह में काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं, काफ़ी सारे मॉनिटर होते हैं अलग अलग तरीके के, या फिर कोई इन्फ्यूज़न मशीन हो गई हो, या फिर कोई सिरिंज मशीन हो गई हो, तो कुछ इस प्रकार की मशीन होती हैं। मान लीजिए मेडिकल लाइन में जो है पावर फेलियर होता है, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए डिले देखने को मिलता है पावर सप्लाई में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में, तो वहाँ पर तो जो कोई मरीज होगा इतने देर तक तो वो लटक जाएगा। तो वहाँ पर मशीनें का ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली काम करे। मान लीजिए ऑपरेटिंग थिएटर में काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कंटिन्यूसली काम करना चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी जो है डिले देखने को नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ पर भी हम यूपीएस पावर सप्लाई को जनरली काम में लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये पावर सप्लाई होती है ये बहुत ही कॉस्टली होती है, और यहाँ पर इसका ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इनपुट में लेता है एसी, यहाँ पर लगा हुआ रेक्टिफायर जो कि उस एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ये डीसी पावर सप्लाई जनरली दो जगह जाती है, एक तो इन्वर्टर को जाती है और दूसरा जाती है हमारे बैटरी को ये चार्ज करती रहती है, और इन्वर्टर इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, कंट्रोल एसी में। इसके बाद यहाँ पर लगा होता है एक फिल्टर सर्किट क्यों लगा होता है, क्योंकि जो हमारी एसी करंट होता है उसका आउटपुट पल्स के फॉर्म में होता है।
तो जो एसी हमें पल्स के फॉर्म में मिली उसको साइनोसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब साइन वेव में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर सर्किट का। उस फिल्टर सर्किट के बाद वो पावर सप्लाई हमारे जो लोड होता है क्रिटिकल लोड उसको दे दी जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है फास्ट स्विचिंग करते हैं अपनी मेन लाइन से बैटरी पर जब हमारी मेन लाइन चली जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है यूपीएस का, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसफर स्विच है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर यही स्विच जो है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से स्विच करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यूपीएस जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस और लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। तो जल्दी जल्दी हम तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन यूपीएस। तो ऑनलाइन यूपीएस को दोस्तों हम डबल कन्वर्जन यूपीएस के नाम से भी जानते हैं और इसको ट्रू ऑनलाइन यूपीएस भी कई कई जगह बोला जाता है। तो वो यही होता है ऑनलाइन यूपीएस। अब यहाँ से आप एकदम डिटेल से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इधर समझने में मिस्टेक कर दी तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये इसका डिटेल ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पर इसमें बताया गया है कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा हुआ है रेक्टिफायर प्लस चार्जर, और यहाँ पर लगा हुआ है इन्वर्टर, और यहाँ पर है हमारा लोड जिसको कि पावर सप्लाई जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों ये है स्टैटिक स्विच। ऊपर वाला स्टैटिक स्विच दोस्तों जनरली ऑफ रहता है, मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई नहीं जाएगी, और नीचे वाला स्टैटिक स्विच जनरली ऑन रहता है, मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई पास हो सकती है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारी पावर सप्लाई आई इनपुट में, तो ये जाएगी सबसे पहले रेक्टिफायर और चार्जर सेकंड को। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, उस एसी पावर सप्लाई को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डीसी पावर सप्लाई में। अब ये डीसी पावर सप्लाई दोस्तों जनरली जाती कहाँ है, हमारे इन्वर्टर को, और साथ ही साथ जाएगी हमारी बैटरी को चार्ज करती रहेगी। तो ये 2 जगह यहाँ से डीसी पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो हमारी बैटरी को जाएगी और दूसरी जाएगी हमारे इन्वर्टर को। इन्वर्टर क्या करेगा, इस डीसी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसी में, एसी यानी कंट्रोल एसी में। और फिर ये सी पावर सप्लाई इस स्विच से, अब ये तो जनरली ऑन ही है, तो इस स्विच से इजीली पास होकर हमारे लोड तक पहुंच जाएगी। ये तब होता है जब हमारी मेन पावर सप्लाई जनरली घरों में आ रही हो, जो मेन लाइन है वो हमारी आ रही हो घरों में। तो तभी दोस्तों इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से हमारे करंट, हमारे लोड को करंट यहाँ पर पहुँच जाता है। पहले रेक्टिफायर से जाएगा जो कि डीसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी साथ ही साथ बैटरी को चार्ज होगी और इन्वर्टर को जाएगी। इन्वर्टर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, और ये स्विच जनरली ऑन रहेगा, तो इसके थ्रू क्रिटिकल लोड तक हमारे जो लोड होगा उसको पहुंच जाएगी पावर सप्लाई। अब दूसरा केस हम मान के चलते हैं कि जो मेन लाइन है, मेन पावर सप्लाई है, वो चली गई या फिर वो कट हो गई। तो उस टाइम पर दोस्तों ऑनलाइन यूपीएस में होता क्या है, अब ये यहाँ पर तो दोस्तों पावर सप्लाई आएगी ही नहीं, तो यहाँ पर रेक्टिफायर को पावर सप्लाई मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी बैटरी चार्ज हुई है, तो इस टाइम जो इन्वर्टर है वो हमारे बैटरी से इनपुट लेगा। तो बैटरी में भी कौन सा करंट है, डीसी, तो बैटरी से डीसी इनपुट लेगा और फिर उसको एसी में कन्वर्ट करके इस स्विच के माध्यम से लोड को प्रोवाइड कर देगा। तो मिस यहाँ पर लाइट जाने पर बैटरी से पावर ली जा रही है, लाइट आने पर डायरेक्टली वहाँ से पावर सप्लाई आ रही है। अब इस स्विच का काम क्या है, तो देखिए यहाँ पर तीसरा भी केस होता है। मान लीजिए हमारा यूपीएस ही खराब हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई पार्ट ही खराब हो गया, मतलब कि पूरा डैमेज ही हो गया, कोई भी पार्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पर दोस्तों इस यूपीएस में क्या होता है, ये स्विच ऑन हो जाता है और ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस टाइम पर होता क्या है, हमारी जो मेन सप्लाई आती है वो बाईपास हो जाती है। बाईपास का मतलब इधर से आएगी, इस स्विच से होते होते डायरेक्टली हमारे लोड को पहुंच जाएगी, मतलब कि हमारे रेक्टिफायर इन्वर्टर को नहीं जाएगी, डायरेक्टली ये जो है हमारे लोड को दे दी जाएगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ऑनलाइन यूपीएस होता है। उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्विचिंग टाइम नहीं होता है। स्विचिंग टाइम का मतलब कि यहाँ पर हम देखिए इन्वर्टर को कंटिन्यूसली काम में ले रहे हैं, तो इन्वर्टर केवल और केवल अपने इनपुट को चेंज करेगा, मतलब कि मेन लाइन आ रही हुई तो मेन लाइन से इनपुट लेगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली इनपुट ले लेगा किससे, हमारी बैटरी से। तो यहाँ पर कोई भी बीच में अलग से स्विचिंग नहीं है। अभी स्विचिंग मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम ऑफलाइन यूपीएस को पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा एडवांटेज ये कि हाईएस्ट रिलायबल होते हैं। हाईएस्ट रिलायबल का मतलब दोस्तों ये कि वहाँ पर कंटिन्यूसली इन्वर्टर काम कर रहा है, तो हमें कंटिन्यूसली पावर देखने को मिलती है। अब इसके कुछ हम डिसएडवांटेज की बात करें कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो ये दोस्तों इसको डिजाइन करा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद मोर हीट इसमें देखने को मिलती है। मोर हीट क्यों देखने को मिलती है, अगेन क्योंकि हमारे जो पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट हैं वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, लाइक इन्वर्टर वगैरह। इसी तरीके से जो एफिशिएंसी होती है वो भी बहुत ही कम, हम लोग की लो देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, एफिशिएंसी का मतलब ऐसा कि हमारा यूपीएस ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करे, आप ये समझ लीजिए।
तो यहाँ पर वो हमें कम देखने को मिलता है इसकी एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर जो है हमेशा ही काम कर रहा है। अब यहाँ पर इन्वर्टर केवल अपने इनपुट में चेंज कर रहा है कि मेन से लेके वो डीसी पर शिफ्ट कर रहा है बैटरी पर, तो केवल इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी भी कम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन यूपीएस की। तो देखिए ऑफलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर भी दोस्तों दो कंडीशन होती हैं, एक हमारे मेन लाइन आ रही हो और दूसरी मेन लाइन नहीं आ रही हो। तो जब मेन लाइन हमारी आती है, मान लीजिए यहाँ पर इनपुट है एसी पावर सप्लाई का, तो ये हमारा इनपुट है। तो यहाँ से पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक चली जाती है हमारी रेक्टिफायर और चार्जर को, एक जाती है आगे इस रास्ते से। तो यहाँ पर जनरली दो स्विच होते हैं, दो स्टैटिक स्विच होते हैं। ऊपर वाला स्टैटिक स्विच जनरली ऑन रहता है, मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई पास हो जाएगी, और नीचे वाला जनरली ऑफ रहता है, यहाँ से पावर सप्लाई पास नहीं हो सकती। तो मान लीजिए जब मेन पावर सप्लाई आ रही है, तो इस केस में होता क्या है, ये पावर सप्लाई इस रास्ते से आगे जाएगी और साथ ही साथ ये रेक्टिफायर और चार्जर की मदद से हमारे बैटरी बैंक को चार्ज करेगी। यहाँ पर बैटरियाँ होंगी, बैटरी बैंक का मतलब बहुत सारी बैटरियाँ हैं, 2 4 10 जितनी भी हो, तो उस बैटरियों को चार्ज करेंगी। जब मेन लाइन आती है तो सर्ज सप्रेसर के द्वारा फिल्टर सर्किट में जाएगी। अब इन दोनों का काम होता है कि उस स्पाइक वगैरह उससे रिमूव करना या फिर नॉइज़ वगैरह रिमूव करना हमारे मेन एसी सिग्नल से। और ये स्विच जनरली ऑन है, तो यहाँ से पास होके हमारे लोड तक पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। तो ये तब होता है जब हमारी मेन लाइन आती हो। अब मान लीजिए मेन लाइन नहीं आ रही है, तो यहाँ पर अब पावर सप्लाई स्विच होगी मेन लाइन से बैटरी पर। तो यहाँ पर ये स्विच जनरली ऑफ हो जाएगा फिर, और ये स्विच ऑन हो जाएगा। तो इस टाइम जो पावर सप्लाई है वो इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी बैंक से लेगा डीसी और उसको एसी में कन्वर्ट करके, इन्वर्टर हमारा डीसी से कंट्रोल एसी में कन्वर्ट करता है, उसको एसी में कन्वर्ट करके अब ये स्विच ऑन रहेगा, तो इसके माध्यम से हमारे लोड को पहुंचा देगी। तो यहाँ पर दोस्तों स्विचिंग हो रही है कहाँ पर, हमारे मेन लाइन से बैटरी पर। तो ये जो स्विचिंग टाइम है ये हमारे ऑनलाइन यूपीएस में देखने को नहीं मिलता है। वहाँ केवल इन्वर्टर का इनपुट स्विच होता है बैटरी पर, हालांकि पावर सप्लाई कंप्लीटली स्विच नहीं होती है। तो यहाँ पर पहले मेन लाइन से फिर डायरेक्टली यहाँ पर स्विच हो रही है इन्वर्टर पर। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टर हमारा हमेशा काम नहीं कर रहा है, ये तभी काम कर रहा है जब हमारी पावर सप्लाई जा रही है। इसके पहले डायरेक्टली पावर सप्लाई हमारे सर्ज सप्रेसर और फिल्टर सर्किट के द्वारा डायरेक्टली हमारे लोड को आ रही थी। तो ये यहाँ पर डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस में। अब इसके हम कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब एफिशिएंसी हाई क्यों होती है, क्योंकि इसमें इन्वर्टर हमेशा काम नहीं करता है, जब ज़रूरत पड़ती है, जब लाइट जाती है तभी काम करता है। इसके बाद इसका डिज़ाइन है वो भी बहुत ही सिंपल होता है और कॉस्टली भी बहुत कम होता है अगर हम कंपेयर करें ऑनलाइन यूपीएस से। और यहाँ पर जो कंट्रोलर डिज़ाइन होता है वो भी यहाँ पर सिंपल होता है। अब यहाँ पर कंट्रोलर का मतलब ऐसा कि समझ लीजिए माइक्रो कंट्रोलर बेस भी यूपीएस आते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर बेस यूपीएस का मतलब ये कि अगेन जो इन्वर्टर के लिए जो ट्रिगर सिग्नल है वो माइक्रो कंट्रोलर जनरेट करता है, जो ओवरऑल ऑपरेशन होता है कंप्लीटली सर्किट का वो माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में इन्वर्टर के वीडियो में समझा था। तो अगर आपने अगेन नहीं देखा तो उसको जरूर से देखिएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें लिमिटेड स्पाइक प्रोटेक्शन होती है। इसके बाद जो ट्रांसफर टाइम है, देखिए स्विचिंग टाइम यहाँ पर हो गया है, जब हमारी मेन लाइन चली जाती है तो स्विचिंग टाइम यहाँ पर 5 से 10 मिलीसेकंड के बीच में होता है। यही स्विचिंग टाइम हमारे इन्वर्टर में 500 मिलीसेकंड होता था, 500 से 900 मिलीसेकंड के बीच, लेकिन यहाँ पर 5 से 10 मिलीसेकंड है। इसके बाद आउटपुट इज नॉट परफेक्टली रिलायबल। अब यहाँ पर आउटपुट डेफिनेटली इसका रिलायबल नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें पावर सप्लाई हमारे इन्वर्टर से नहीं मिल रही है। क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है, हमारी इन्वर्टर इनपुट में डीसी लेके आउटपुट में कंट्रोल एसी देता है, जहाँ पर हम उसका फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, तो आउटपुट हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले होता क्या है, जब मेन लाइन आती है तो डायरेक्टली पावर सप्लाई आती है, तो वहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसीलिए उतना आउटपुट रिलायबल नहीं होता है जितना हमारे ऑनलाइन यूपीएस का होता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये ऑफलाइन यूपीएस था। इसके बाद बात करते हैं लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस की। अब देखिए लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस में होता क्या है, इसमें भी जनरली दो ही केस होते हैं, या तो लाइट जाएगी तो इसमें भी पावर स्विच होगी बैटरी पर, और जब लाइट आएगी तो डायरेक्टली पावर सप्लाई आएगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये इनपुट है हमारा, यहाँ पर फिल्टर सर्किट लगा हुआ है, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा देते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, जो हमारी एसी जब मेन पावर सप्लाई आती है तो उस टाइम क्या करते हैं, वो जो फ्लक्चुएट करती है, मतलब वो स्टेबल नहीं होती है, तो वो सबसे पहले जाती है हमारे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का, मतलब वोल्टेज स्टेबलाइजर को, जो कि उसका वोल्टेज स्टेबलाइज करता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे उसकी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और फिर बाद में जाती है हमारे स्विच को,
और स्विच जो है उसको हमारे लोड तक प्रोवाइड कर देता है। और साथ ही साथ जो है चार्जर के थ्रू हमारे इन बैटरियों को भी चार्ज करता है। और जैसी पावर सप्लाई फेल होती है तो ये स्विच जो है बहुत ही हाई स्पीड से हमारे मेन लाइन के इनपुट से डायरेक्टली स्विच करता है इन्वर्टर पर। इन्वर्टर क्या करता है, इनपुट में डीसी को लेके उसको एसी में कन्वर्ट करके और वापस इस स्विच के माध्यम से हमारे लोड को पहुंचा देता है। तो इस तरीके से होता है लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस सिस्टम टिपिकली रेगुलेट आउटपुट विद इन +- 8 to 15% ऑफ द नॉमिनल वोल्टेज। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस का काम था। यहाँ पर जनरली दोस्तों अगर मान लीजिए एसी पावर सप्लाई में वोल्टेज सही नहीं आ रहा है, जो स्टेबल वोल्टेज नहीं आया, तो फिर जो है स्विच करती है हमारे इन्वर्टर पर, जिससे कि ये पावर सप्लाई इन्वर्टर से तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना एसी वोल्टेज, एसी के वोल्टेज को, फ्रिक्वेंसी को। तो फिर यहाँ से जो है यहाँ पर इस प्रकार से आउटपुट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक भी जरूर से कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।